क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 100 रुपए के नोट के पीछे 1300 बेगुनाह लोगों की जान दांव पर लगी हो, और इस खौफनाक साजिश को रोकने के लिए देश की पुलिस या आर्मी नहीं बल्कि एक ऐसा सीधा साधा परिवार सामने खड़ा हो जाए जिसे देखकर आप सोच भी नहीं सकते कि वो मौत का दूसरा नाम है। आज की कहानी कोई आम कहानी नहीं है, इसमें सस्पेंस है, इमोशन है और एक ऐसा माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट है जो आपको हिलने नहीं देगा। कहानी की शुरुआत होती है साल 2004 से। राजारामन एक बहुत ही शांत और साधारण सा दिखने वाला इंसान है जो पेशे से एक कराटे मास्टर है। उसकी एक बहुत ही प्यारी और खुशहाल फैमिली है, पत्नी नीलावेनी, एक छोटा भाई शेखर जो एक मेडिकल स्टोर चलाता है और एक 10 साल की मासूम सी बेटी नीला। एक दिन छोटी सी नीला बुरी तरह रोते हुए घर आती है। पता चलता है कि पड़ोस के एक लड़के रोहन ने उसे बिना बात के पीट दिया है। नॉर्मली ऐसे में कोई भी पिता अपनी बच्ची को गले लगाता है, लेकिन राजारामन का तरीका लिटरली दुनिया से अलग था। वो नीला के आंसू पोंछने के बजाय पूछता है, गलती किसकी थी? नीला कहती है, रोहन की। ये सुनकर राजारामन कहता है, तुम्हारे पास भी तो हाथ है, जाओ उसे सबक सिखा कर आओ। नीला गुस्से में जाती तो है, लेकिन कमजोर होने की वजह से रोहन उसे दोबारा और भी बुरी तरह पीट देता है। अब नीला फूट फूट कर रोते हुए वापस आती है, लेकिन राजारामन का दिल नहीं पसीजता। वो अपनी बेटी को जिंदगी का सबसे कड़वा लेकिन जरूरी सबक सिखाता है। आज माता पिता तुम्हारे साथ है, कल नहीं होंगे। अगर अपनी हिफाजत करनी है तो तुम्हें खुद ताकतवर बनना होगा। अपने पिता की ये बात नीला के दिल पर गहरी छाप छोड़ देती है। वो फैसला करती है कि वो भी कराटे सीखेगी। राजारामन खुद उसे ट्रेनिंग देना शुरू करता है। महीनों की कड़ी मेहनत और पसीने के बाद नीला पूरी तरह बदल जाती है और एक दिन वो बीच सड़क पर उसी रोहन की ऐसी कुटाई करती है कि वो दोबारा किसी से पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन असली ट्विस्ट तो अभी बाकी था। नीला अपना पहला कराटे टूर्नामेंट लड़ने जाती है, लेकिन वो अपना पहला ही मैच बुरी तरह हार जाती है। हार से वो पूरी तरह टूट जाती है। उसे लगता है कि वो कभी कुछ नहीं कर पाएगी। रात भर वो सो नहीं पाती। तब राजारामन उसके पास आता है और उसे हिम्मत देने के लिए एक ऐसा क्रेजी राज खोलता है जिसे सुनकर नीला के होश उड़ जाते हैं। राजारामन बताता है कि उसने अपनी जिंदगी में लगातार 34 टूर्नामेंट जीते थे, लेकिन अपना सबसे पहला मैच वो भी हार गया था। और पता है वो किससे हारा था? किसी और से नहीं बल्कि नीला की सीधी साधी दिखने वाली माँ नीलावेनी से। जी हाँ, चुपचाप घर का काम करने वाली उसकी माँ असल में कराटे की ब्लैक बेल्ट चैंपियन रह चुकी थी। ये लिटरली एक माइंड ब्लोइंग रेवलेशन था। इस सच्चाई ने नीला के अंदर एक नई आग लगा दी और अगले ही टूर्नामेंट में उसने शानदार जीत हासिल की। कुछ समय बाद एक रात राजारामन और नीला एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं। तभी कुछ गुंडे एक मासूम लड़के को पीटने लगते हैं। राजारामन से ये देखा नहीं जाता। वो अकेला ही उन सारे गुंडों की हड्डियां तोड़कर उन्हें वहां से भगा देता है। घर लौटते समय नीला पूछती है, पापा आप तो उस लड़के को जानते भी नहीं थे, फिर आपने अपनी जान खतरे में क्यों डाली? यहाँ राजारामन बहुत ही इमोशनल होकर अपने अतीत का एक दर्दनाक किस्सा सुनाता है। वो बताता है कि सालों पहले उसकी एक बहन थी जिसका नाम भी नीला था। एक दिन बीच सड़क पर उसे मदद की सख्त जरूरत थी, लेकिन वहां खड़े लोग सिर्फ तमाशा देखते रहे। किसी ने उसकी मदद नहीं की। लोगों की इसी बेरुखी की वजह से उसकी बहन की जान चली गई। राजारामन कहता है, इंसान की असली पहचान यही है कि वो बिना किसी स्वार्थ के किसी अनजान के लिए ढाल बनकर खड़ा हो। ये उसूल नीला के खून में बस जाता है। अब कहानी सीधा 15 साल आगे 2026 में छलांग लगाती है। नीला अब एक समझदार, निडर और बेहद फुर्तीली लड़की बन चुकी है। उसकी माँ उसकी बहुत फिक्र करती है और उसे फालतू के झगड़ों से दूर रहने के लिए कहती है। वो एक कॉल सेंटर में जॉब करती है और फ्री टाइम में चाचा के मेडिकल स्टोर पर हाथ बंटाती है। लेकिन इसी बीच शहर में एक खौफनाक साजिश रची जा रही थी। एंट्री होती है फिल्म के मेन विलेन की, वरुण दयालन। वरुण कोई सड़क छाप गुंडा नहीं बल्कि एक बेहद ताकतवर और निर्दयी बिजनेसमैन है। उसकी नजरें किलेकाडू नाम के एक विशाल पहाड़ पर गड़ी है। इस पहाड़ के 1500 फीट नीचे ब्लैक ओपल नाम का एक बेशकीमती खजाना दबा है, जिसकी कीमत बाजार में 7,000 करोड़ रुपए है। लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत है, इतनी गहरी खुदाई का मतलब है कि पूरा पहाड़ ढह जाएगा और उसके नीचे बसे गांव के 1300 बेगुनाह लोग जिंदा दफन हो जाएंगे। सरकार इस जानलेवा प्रोजेक्ट की इजाजत कभी नहीं देगी, लेकिन वरुण दयालन जैसे दरिंदे के लिए 1300 लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है। वो एक भ्रष्ट मंत्री से डील करता है। मंत्री कहता है कि अगर कुछ हुआ तो मैं इसे प्राकृतिक आपदा, लैंडस्लाइड बताकर मामला दबा दूंगा, लेकिन इसके बदले मुझे पूरे 1000 करोड़ रुपए व्हाइट मनी में चाहिए। वरुण के लिए 7000 करोड़ के मुनाफे के आगे 1000 करोड़ कुछ भी नहीं थे। वो डील पक्की कर लेता है, लेकिन इस डील की भनक एक ईमानदार पत्रकार कार्तिकेयन को लग जाती है। वो सारे पक्के सबूत इकट्ठा कर लेता है। जैसे ही वरुण को यह पता चलता है, वो अपने खूंखार गैंगस्टर कृपाकरण को भेजकर कार्तिकेयन और उसके पूरे परिवार को मौत के घाट उतरवा देता है। अब वरुण के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था 1000 करोड़ रुपए के काले धन को वाइट करके दुबई के रास्ते मंत्री तक पहुंचाना। इसके लिए वो अंडरवर्ल्ड के सबसे खतरनाक और वांटेड प्लेयर अब्राहम को हायर करता है। पुलिस को अब्राहम को देखते ही गोली मारने के ऑर्डर्स है। डील तय होती है कि अब्राहम सारा पैसा पानी की टंकियों में छिपाकर दुबई भेजेगा, लेकिन इस पूरी डील का एक पासवर्ड था, एक खास 100 रुपए का नोट। जब तक दुबई में बैठे माफिया को ये 100 का नोट नहीं दिखाया जाएगा, 1000 करोड़ की डील पूरी नहीं होगी। उधर नीला की जिंदगी में एक अलग ही बवाल चल रहा था। उसके ऑफिस का बॉस राकेश एक नंबर का ठरकी और घटिया इंसान था। एक रात कैब में घर लौटते वक्त वो नीला के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। नीला का सब्र टूट जाता है। वो चलती गाड़ी के अंदर ही राकेश की ऐसी धुनाई करती है कि उसे जिंदगी भर का सबक मिल जाता है और वो उसे अधमरा करके कैब से बाहर फेंक देती है।
अगले दिन ऑफिस में नीला की इस बहादुरी के लिए सब लोग उसे शुक्रिया कहते हैं। क्योंकि सब लोग राकेश से परेशान थे, कहानी आगे बढ़ती है। वो सबकी जिंदगी शांति से बीत रही थी, लेकिन असली तूफान तब आता है जब एक रात अब्राहम वही खास 100 रुपए का नोट लेकर अपनी कार से कहीं जा रहा होता है। अचानक शराब के नशे में धुत एक लड़का अपनी स्कूटी से अब्राहम की कार को जोरदार टक्कर मार देता है। इस भयानक एक्सीडेंट में अब्राहम बुरी तरह घायल होकर बेहोश हो जाता है। वहां पेट्रोलिंग कर रही पुलिस तुरंत पहुंचती है। उनमें एक बेहद ईमानदार इंस्पेक्टर अरुण गिरी भी मौजूद था। पुलिस उसे एक नॉर्मल एक्सीडेंट समझकर अब्राहम को अस्पताल ले जाती है। जैसे ही ये खबर वरुण दयालन को मिलती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अगर पुलिस को अब्राहम की असलियत पता चल गई तो उसका साम्राज्य मिट्टी में मिल जाएगा। वरुण तुरंत अपने दर्जनों हथियारबंद गुंडों को अस्पताल भेजता है ताकि वो अब्राहम को पुलिस से पहले निकाल लाए। लेकिन वहां अरुण पूरी मुस्तैदी से खड़ा था। गुंडों को अपनी तरफ बढ़ता देख अरुण अपनी बंदूक निकालता है और सीधे बेहोश पड़े अब्राहम पर तान देता है। वो गुंडों को चेतावनी देता है, एक कदम और आगे बढ़ाया तो मैं इसका भेजा उड़ा दूंगा। गुंडों को पीछे हटते देख अरुण गिरी समझ जाता है कि ये लोग इसे मारने नहीं बचाने आए हैं। मतलब ये बेहोश आदमी कोई बहुत बड़ी मछली है। अपनी बात साबित करने के लिए अरुण गिरी बिना डरे अब्राहम के पैर में गोली मार देता है। गोली चलते ही सारे गुंडे डरकर भाग जाते हैं। अरुण अस्पताल में सिक्योरिटी टाइट करके अब्राहम की डिटेल्स निकालने बाहर जाता है, लेकिन उसके जाते ही पूरा खेल पलट जाता है। अस्पताल में अब्राहम को होश आ जाता है। पैर में गोली लगने के बावजूद वो किसी खूंखार जानवर से कम नहीं था। अपने हाथों और क्रेजी फाइटिंग स्किल्स के दम पर वो अस्पताल में मौजूद 15 से ज्यादा पुलिस वालों की गर्दन मरोड़कर उन्हें मौत के घाट उतार देता है और वहां से फरार हो जाता है। जब अरुण गिरी वापस लौटता है तो अस्पताल का खूनी मंजर देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। अब्राहम भागकर सीधा अपने अड्डे पर पहुंचता है, लेकिन उसके पैर में लगी गोली के जख्म में इंफेक्शन होने लगा था। उसके डॉक्टर के कहे अनुसार अगर उसे तुरंत एक खास दवा नहीं मिली तो उसका पैर काटना पड़ेगा। चूंकि पुलिस हर जगह अब्राहम और पुराने गुंडों को ढूंढ रही थी, इसलिए दवा लाने की जिम्मेदारी एक नए और छोटे मोटे चोर टोबी को दी जाती है, जो हाल ही में जेल से छूटा था। टोबी बिना डॉक्टर की पर्ची के दवाइयां लेने सीधा उसी इलाके में पहुंचता है जहां राजा रामन का भाई शेखर मेडिकल स्टोर चलाता था। इत्तेफाक से उस वक्त शेखर दुकान पर नहीं था और नीला अकेली काउंटर पर बैठी थी। टोबी को लगता है कि एक अकेली लड़की को डराना बहुत आसान है। वो दवाइयां मांगता है, नीला बिना पर्ची के मना कर देती है। तब टोबी अपनी जेब से चाकू निकालकर उसे धमकाने लगता है। नीला को अपनी माँ की सीख याद आती है, हर छोटी बात पर पंगा नहीं लेना चाहिए। इसलिए वो अपना गुस्सा पी जाती है और चुपचाप उसे दवाइयां निकाल कर दे देती है। लेकिन यही टोबी एक गलती कर बैठता है। जाते जाते उसकी गंदी नजर नीला के गले में पड़ी सोने की चेन पर टिक जाती है। लालच में अंधा होकर वो वापस मुड़ता है और नीला की चेन छीनने की कोशिश करता है। बस नीला का सब्र जवाब दे जाता है। वो उसी के चाकू से उसके हाथ पर ऐसा सटीक और जोरदार वार करती है कि टोबी दर्द से चीख उठता है। नीला उसकी ऐसी धुनाई करती है कि आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। पब्लिक पुलिस को बुलाती है और टोबी को गिरफ्तार करके थाने ले जाया जाता है। थाने पहुंचने के बाद टोबी टॉयलेट जाने के बहाने चुपके से एक पुलिस वाले का फोन चोरी करता है और अपने बॉस कृपाकरण को कॉल कर देता है। अपनी बेइज्जती छिपाने के लिए वो ये नहीं बताता कि उसे एक लड़की ने पीटा है। वो बस इतना कहता है कि चेन स्नैचिंग में पकड़ा गया है। ये सुनते ही अब्राहम बौखला जाता है। उसे डर सताने लगता है कि अगर पुलिस ने टोबी को टॉर्चर किया तो उन खास दवाइयों के जरिए पुलिस सीधे उनके छिपने के ठिकाने तक पहुंच जाएगी। अब्राहम फैसला करता है कि उस लड़की और उसके पूरे परिवार को पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले ही हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाए। कृपाकरण तुरंत अपने खबरी एली को फोन करके उस लड़की के बारे में जानकारी निकालने को कहता है, लेकिन यही एक ऐसी गलतफहमी हो जाती है जो इस पूरे माफिया साम्राज्य की नींव हिलाकर रख देगी। एली को फोन पर बताया जाता है कि वो कराटे मास्टर का परिवार है, लेकिन पीछे हो रहे भारी शोर की वजह से एली को हेड मास्टर सुनाई देता है। कृपाकरण को लगता है कि ये कोई सीधा साधा कमजोर हेड मास्टर का परिवार है जिसे कुचलना बच्चों का खेल होगा। वो अपने भाई शिवा को गुंडों और हथियारों के साथ राजा रमन के घर भेज देता है ताकि वो पूरे परिवार का नामो निशान मिटा दे। गुंडे हथियारों के साथ राजा रमन के घर की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि वो शिकार करने जा रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो खुद मौत के मुंह में कदम रखने वाले हैं। वो गुंडे एक एक करके उनके घर के अंदर घुस जाते हैं और एक एक कोना पकड़कर छुप जाते हैं। फिर थोड़ी ही देर में वो सभी उनके ऊपर अचानक से हमला कर देते हैं। लेकिन अगले ही सेकंड जो होता है वो लिटरली किसी माइंड ब्लोइंग एक्शन फिल्म से कम नहीं था। नीला और राजा रमन अपनी जबरदस्त फाइट करके गुंडों का मुकाबला करते हैं और वो नीला वेनी जो हमेशा अपनी बेटी को लड़ाई झगड़े से दूर रहने की नसीहत देती थी, आज वो किसी निंजा की तरह गुंडों पर टूट पड़ती है। पूरे घर में लिटरली मौत का तांडव शुरू हो जाता है। बाप, बेटी और माँ तीनों मिलकर उन गुंडों की वो धुनाई करते हैं कि सिर्फ 3 मिनट के अंदर पूरा घर खामोश हो जाता है। 3 गुंडे फर्श पर लाश बनकर गिर चुके थे, जबकि शिवा और एक गुंडा वो आसपास छिप जाते हैं। अब इस परिवार के सामने जिंदगी का सबसे बड़ा क्राइसिस था। फर्श पर 3 लाशें पड़ी थी। अगर वो पुलिस के पास जाते तो लंबी कानूनी कार्रवाई होती, केस चलता और नीला का पूरा भविष्य बर्बाद हो जाता। अपने परिवार को बचाने के लिए राजारमन एक खौफनाक लेकिन जरूरी फैसला लेता है कि जितने भी गुंडे यहाँ पर आए थे हम सभी को खत्म कर देंगे ताकि कोई सबूत ना बचे। तभी नीला की माँ खिड़की दरवाजे बंद करके टीवी की आवाज को फुल कर देती है ताकि उनके पड़ोसियों को कुछ भी आवाज सुनाई ना दे। फिर क्या था, एक एक करके वो सभी गुंडों को खत्म कर देते हैं। घर के पिछवाड़े में नए टॉयलेट के लिए एक बहुत गहरा गड्ढा खोदा गया था। वो रातों रात उन 6 लाशों को उसी गड्ढे में दफना देते हैं। किसी को कानो कान खबर नहीं होती
कि उस मिट्टी के नीचे 6 खूंखार अपराधी दफन है। लेकिन असली क्रेजी सस्पेंस तो अब शुरू होता है। उधर अब्राहम को दिखाया जाता है और वो अपना लेदर का पर्स ढूंढता है। उसे अपने आदमी से पता चलता है कि वो पर्स तो गलती से शिवा अपने साथ ले गया था और उस पर्स के अंदर क्या था, वो 100 रुपए का नोट, वही नोट जो 1000 करोड़ की डील और 1300 लोगों की मौत का पासवर्ड था। अब्राहम के होश उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ कृपाकरण भी काफी ज्यादा परेशान था क्योंकि उसका भाई अभी तक नहीं लौटा था, ना ही उसका फोन लग रहा था। इसलिए वो अपने खबरी एली को राजारमन के घर जाकर पता करने के लिए कहता है। एली तुरंत ही उनको ढूंढने के लिए घर की तरफ निकल जाता है, लेकिन रास्ते में ही उसको उनकी जीप दिखाई दे जाती है। वो उस जीप की जांच करता है और देखता है कि जीप का टायर पंचर था। ये सब देखने के बाद वो राजारमन के घर को छुपकर देखता है कि सब कुछ नॉर्मल है। वो सोचता है कि शिवा अभी तक यहाँ पर पहुंचा ही नहीं। अगर शिवा यहाँ पहुंच जाता तो अभी तक फैमिली खत्म हो चुकी होती। जरूर उसको रास्ते में ही किसी ने किडनैप कर लिया होगा। फिर एली इसके बारे में तुरंत कृपाकरण को बताता है। जैसे ही ये बात कृपाकरण को पता चलती है तो उसको लगता है कि पुलिस ने उसके भाई को उठा लिया होगा, क्योंकि जरूर टोबी ने उसके बारे में सारे राज खोल दिए होंगे। और वैसे भी पुलिस उसके भाई शिवा को काफी दिनों से ढूंढ रही थी, तो उसे लगता है कि पुलिस इंस्पेक्टर अरुण गिरी ने उसे चुपके से किडनैप कर लिया है। बौखलाहट में कृपाकरण एक बेहद नीच हरकत करता है। वो इंस्पेक्टर अरुण गिरी की पत्नी और उसके बेटे को किडनैप कर लेता है और अरुण को फोन पर धमकी देता है, अगर मेरा भाई नहीं मिला तो तेरे बीवी बच्चे की लाश तेरे घर पहुंचेगी। अरुण गिरी को गुस्सा आ जाता है। गुस्से में वो टोबी को मारता है और उससे कृपाकरण का पता लगा लेता है, क्योंकि उसे सच में नहीं पता था कि शिवा कौन है और कहाँ है। सारे पुलिस वाले शिवा का पता लगाने में जुट जाते हैं। वहीं हम देखते हैं नीला और उसके पिता पुलिस स्टेशन में अपनी कंप्लेंट वापस लेने के लिए जाते हैं। जब उन लोगों को पुलिस इंस्पेक्टर की फैमिली के किडनैपिंग के बारे में पता चलता है तो उन्हें गिल्ट महसूस होता है कि उनकी वजह से 2 निर्दोष लोग फंस गए। राजामन अपनी जान पहचान के एक पुलिस वाले से कृपाकरण का पता लगाने की कोशिश करता है, जिसके लिए वो घर से बाहर जाता है। दूसरी तरफ वरुण अब्राहम को कॉल करके कहता है, नेता पैसों के लिए जल्दी कर रहा है, इसलिए मैं अपने मैनेजर को भेज रहा हूँ, तुम उसे 100 रुपए का नोट दे देना। अब्राहम हाँ कर देता है, लेकिन वो वरुण की इस बात से घबरा जाता है क्योंकि 100 का नोट उसके पास नहीं है। लेकिन वो वरुण को भी नहीं बता सकता, क्योंकि अगर उसे पता चला तो वो इन लोगों को मार डालेगा। इसलिए वो खुद ही शिवा को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। अब्राहम का शातिर दिमाग तेजी से दौड़ता है। वो एक पुलिस वाले को टॉर्चर करके सच उगलवा लेता है कि वो कोई हेड मास्टर नहीं बल्कि कराटे मास्टर राजारमन का परिवार है। अब्राहम समझ जाता है कि शिवा उसी घर में गया था। अब्राहम अकेला ही राजारमन के घर पहुंच जाता है। उस वक्त राजारमन घर पर नहीं था। दरवाजे पर उस खूंखार राक्षस अब्राहम को देखते ही नीला और नीलावेणी खतरे को भांप जाती है। वो समझ जाती है कि ये कोई आम गुंडा नहीं है। नीला तुरंत टीवी की आवाज फुल कर देती है और सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देती है ताकि चीखने की आवाजें बाहर न जाएं। शुरू होती है एक ब्रूटल फाइट, लेकिन अब्राहम कोई गली का गुंडा नहीं था, वो मौत की मशीन था। उसकी ताकत के सामने नीला और उसकी माँ के ब्लॉक्स टूटने लगते हैं। अब्राहम दोनों को बुरी तरह घायल कर देता है। तभी एक पड़ोसी राजारमन को फोन करके बताता है कि घर में टीवी बहुत तेज बज रहा है। राजारमन को अनहोनी का एहसास होता है और वो भागकर घर पहुंचता है और अब्राहम पर टूट पड़ता है। लेकिन अब्राहम इतना खतरनाक था कि वो राजारमन को भी कड़ी टक्कर देता है। एक पल को लगता है कि आज ये परिवार खत्म हो जाएगा। अब्राहम एक बड़ी सी तलवार उठाता है और नीलावेणी की गर्दन उड़ाने ही वाला होता है। तभी दरवाजे पर एक ऐसी एंट्री होती है जो पूरे सीन की वाइब पलट कर रख देती है। वो था चाचा शेखर। जो चाचा अब तक सिर्फ एक डरपोक और सीधा साधा मेडिकल स्टोर चलाने वाला लग रहा था, वो असल में एक निंजा लेवल का कराटे मास्टर निकलता है। उसकी एंट्री से गेम पूरी तरह पलट जाता है। चाचा शेखर अकेले ही अब्राहम को हवा में उछाल उछाल कर मारता है। फिर पूरा परिवार मिलकर अब्राहम की ऐसी हालत कर देता है कि वो राक्षस भी जान की भीख मांगने लगता है। वो लोग अब्राहम को लोहे की जंजीरों से कुर्सी पर बांध देते हैं और टॉर्चर करके सच उगलवाते हैं। अब्राहम डर के मारे इंस्पेक्टर की पत्नी और बच्चे का ठिकाना बता देता है। बिना एक सेकंड बर्बाद किए राजारमन और नीला उस अड्डे पर पहुंचते हैं जहां कृपाकरण ने इंस्पेक्टर के परिवार को बंधक बनाया था। बाप बेटी की जोड़ी वहां ऐसा कहर बरपाती है कि गुंडों की रूह कांप उठती है। वो एक एक करके सबको ढेर कर देते हैं। अंत में कृपाकरण अकेला रह जाता है। फिर जैसे ही वो दोनों कृपाकरण को मारने लगते हैं तो वहां पर वरुण का मैनेजर 100 का नोट लेने आ जाता है। फिर वो दोनों उस आदमी को भी बंदी बना लेते हैं, जिसके बाद मैनेजर सारा का सारा मामला बता देता है कि आखिर नोट का क्या चक्कर है और हम लोग उस नोट के पीछे क्यों पड़े हैं। मौत के डर से वरुण का मैनेजर पूरा सच उगल देता है। वो बताता है कि ये नोट 1000 करोड़ की डील का पासवर्ड है, जिसके पीछे वरुण दयालन का हाथ है और इस डील के पूरे होते ही किलेकाडू पहाड़ को उड़ा दिया जाएगा, जिसके नीचे बसे गांव के बेगुनाह लोग हमेशा के लिए जिंदा दफन हो जाएंगे। ये सच सुनकर नीला और राजारामन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नीला तुरंत चाचा शेखर को फोन करती है और कहती है, उस गड्ढे को खोदो और शिवा की जेब से वो पर्स निकालो। चाचा वही करता है और उसे वो 100 रुपए का नोट मिल जाता है। कृपाकरण कहता है, मुझे वो नोट दे दो, मैं कसम खाता हूँ तुम्हारी फैमिली को कभी परेशान नहीं करूंगा, हम सब भूल जाएंगे। एक पल के लिए राजारमन अपनी बेटी की तरफ देखता है। फैसला नीला के हाथ में था। नीला कहती है, अगर ये नोट वापस गया तो उन मासूम लोगों की मौत पक्की है। हमारी शांति के लिए हम 1300 जाने दाव पर नहीं लगा सकते। राजारमन को अपनी बेटी पर गर्व होता है। वो अगले ही पल कृपाकरण को हमेशा के लिए खामोश कर देता है। अब ये लड़ाई सिर्फ एक परिवार की नहीं, 1300 बेगुनाह लोगों की जिंदगी की बन चुकी थी।
उसी वक्त फोन पर नीला के कहने पर चाचा शेखर उस 100 रुपए के नोट को लाइटर से जलाकर राख कर देता है। पासवर्ड खत्म, 1000 करोड़ की डील खत्म और बेगुनाह लोगों की जान हमेशा के लिए बच गई। फिर नीला कृपाकरण का फोन लेकर दरवाजे के नीचे से इंस्पेक्टर की पत्नी की तरफ फेंक देती है, जिसके बाद पुलिस वहां पर आ जाती है, परिवार को सुरक्षित बचा लेती है और देखती है कि वहां पर हर तरफ गुंडे ही गुंडे मरे पड़े हैं। अब उन सबको ये बात समझ में नहीं आती कि आखिर इन सबको किसने मारा। घर लौटकर वो पूरा परिवार उस खूंखार अब्राहम को उसी टॉयलेट वाले गड्ढे में जिंदा दफना देता है। जी हाँ, जिंदा, ताकि वो शैतान दोबारा किसी की जान ना ले सके। उधर वरुण दयालन अपनी हार से पागल हो चुका था। मंत्री उसे धमकियां दे रहा था कि अगर पैसा नहीं मिला तो वो उसे बर्बाद कर देगा। वरुण सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर राजा रमन और नीला को पहचान लेता है। गुस्से में पागल होकर वरुण अपने सैकड़ों हथियारबंद गुंडों को राजा रमन के घर भेजता है। उसे लगता है कि वो इस मामूली परिवार को कुचल देगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि राजा रमन और नीला तो घर पर है ही नहीं। वो दोनों सीधे वरुण दयालन के 42वें फ्लोर वाले हेड ऑफिस में घुस चुके थे। घर पर सिर्फ नीलावेनी और चाचा शेखर मौजूद थे। वरुण के गुंडे जब घर पर हमला करते हैं तो देवर भाभी की ये जोड़ी उन गुंडों की वो भयानक धुनाई करती है कि देखने वालों की भी सांसें रुक जाए। और दूसरी तरफ शुरू होता है फिल्म का सबसे एपिक क्लाइमैक्स। राजा रमन और नीला वरुण के ऑफिस में मौत का खेल खेल रहे थे। वरुण के टॉप सिक्योरिटी गार्ड्स एक एक करके इन दोनों के हाथों कटते जा रहे थे। अंत में वरुण और राजा रमन का आमना सामना होता है। वरुण कहता है, तुम्हें लगता है तुम मुझे मारकर बच जाओगे? राजा रमन जवाब देता है, पैसों के लालच में 1300 जाने लेने वाले इंसान को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। एक लंबी और ब्रूटल फाइट के बाद राजा रमन वरुण को भी खत्म कर देता है। कहानी सीधा 3 महीने आगे जाती है। पुलिस को लगता है कि ये कोई अंडरवर्ल्ड का गैंग वॉर था। मास्टरमाइंड वरुण मारा गया, इसलिए केस हमेशा के लिए बंद हो जाता है। टीवी पर न्यूज चल रही है कि वरुण दयालन की मौत आज भी देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री है। और मेडिकल स्टोर पर नीला टीवी न्यूज देखकर एक हल्की सी सुकून वाली मुस्कान देती है। और यहीं पर यह माइंड ब्लोइंग कहानी खत्म हो जाती है। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही और जबरदस्त स्टोरी के साथ। बाय बाय।